सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हर दिन सुबह 5 बजे मिलता है आपको अंबेडकर संदेश। और अंबेडकर संदेश में हम लेकर उपस्थित होते हैं बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण से लेकर क्रांतिकारी लेख। इस समय चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 चल रहा है और इसलिए खंड 16 में कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया, इस जो खंड 16 का है, इस किताब का नाम यही है कि कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया। इसी संदर्भ में आजकल अंबेडकर संदेश हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें आज का अंबेडकर संदेश होने वाला है पेज नंबर 120 से 122 तक। और इस अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे कि किस तरह से मंदिर प्रवेश के आंदोलन को लेकर दीवान बहादुर श्रीनिवासन का क्या मत था, जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब का साथ दिया था। सम्मानित साथियों, इसके बाद में क्या कुछ घटित होता है इसी विषय को लेकर, यानी कि मंदिर प्रवेश आंदोलन को लेकर बाबा साहब ने कुछ प्रश्न महात्मा गांधी से किए थे। उन प्रश्नों का जवाब महात्मा गांधी क्या देते हैं, आज के अंबेडकर संदेश में आप देखने वाले हैं। पूरा अंबेडकर जो संदेश जब आप सुन लेंगे तो निश्चित तौर पर इन सभी मुद्दों को लेकर आप एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिए। बाबा साहब लिखते हैं कि मैंने जो नीति अपनाई है उसके विरुद्ध श्री गांधी और हिंदू सुधारक एक तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। वे कह सकते हैं कि दलित वर्गों द्वारा मंदिर प्रवेश स्वीकार कर लेने से चातुर्य वर्ण और जाति व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन करने से उन्हें नहीं रोकता, कोई नहीं रोकता। यदि ऐसा उनका विचार है तो मैं इस तर्क का अभी सीधे सामना करने को तैयार हूं और भविष्य में प्रगति के मार्ग को साफ कर देना चाहता हूं। बाबा साहब लिखते हैं कि मेरा उत्तर यही है कि ये सच्चाई है कि यदि मैं इस समय मंदिर प्रवेश स्वीकार कर लूं तो चतुर्वर्ण और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आंदोलन करने का हमारा अधिकार समाप्त नहीं हो जाएगा। परंतु जब ये प्रश्न सामने आएगा तब श्री गांधी कहाँ होंगे। यदि वे मेरे विरोधियों के खेमे में होंगे तो मैं बतला देना चाहता हूं कि मैं अब उनके साथ नहीं हो सकता। यदि वह मेरे साथ होंगे तो उन्हें अभी से मेरे साथ आ जाना चाहिए। दीवान बहादुर श्रीनिवासन ने भी, जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में मेरे साथ अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व किया था, मंदिर प्रवेश का समर्थन नहीं किया। उन्होंने प्रेस को अपना जो बयान दिया था वो इस प्रकार है। उन्होंने कहा कि जब किसी दलित वर्ग के सदस्य को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी तब उसे चारों वर्णों में से किसी में भी नहीं गिना जाएगा, बल्कि उसे पंचम वर्ण कहा जाएगा, जो अंतिम और निम्न वर्ग समझा जाता है। ये कहलाने में भी गहरा कलंक है। तब उस पर अनेक धार्मिक प्रतिबंध लग जाएंगे और उसे घोर अपमान सहना होगा। दलित वर्ग के लोग इस प्रकार से प्रवेश करने वालों का हुक्का पानी बंद कर देंगे। दलित वर्ग के करोड़ों लोग जातीय बंधनों को स्वीकार नहीं करेंगे। यदि वे ऐसा करेंगे तो वे टुकड़ों में बंट जाएंगे। कानून की जबरदस्ती से मंदिर में प्रवेश नहीं कराया जा सकता। गांव में सवर्ण हिंदू खुले तौर पर अथवा परोक्ष रूप में कानून का उल्लंघन करेंगे। जैसे गांव के दलित वर्ग के लिए वह वैसा ही होगा जैसे कि कोई किसी कागज पर मिठाई लिखकर दे दी जाए और अस्पृश्य से उसका स्वाद लेने को कहे। देश को भ्रम और गड़बड़ी से बचाने के लिए जनता के बीच उपरोक्त तथ्य लाए गए हैं। मैंने अपने बयान में श्री गांधी के सामने जो प्रश्न रखा था उसका उन्होंने मुझे टका सा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि वह यद्यपि अस्पृश्यता के विरुद्ध हैं, जाति के विरुद्ध नहीं है। यदि वह तनिक भी इसके पक्ष में होते तो अस्पृश्यता निवारण के अतिरिक्त भी वह सामाजिक सुधार का कार्य न करते। मेरे लिए अपना दृष्टिकोण निश्चित करने के लिए इतना ही पर्याप्त था। मैंने अब और आगे मंदिर प्रवेश के विषय में चुप लगाए रहने का फैसला किया। स्वर्गीय दीवान बहादुर राजा अस्पृश्य जाति के एकमात्र प्रमुख नेता थे। ऐसा कहने में किसी को कोई संकोच नहीं होगा। श्री राजा ने इस दिशा में खेदजनक भूमिका निभाई। श्री दीवान बहादुर वर्ष 1927 से केंद्रीय सभा के नामजद सदस्य थे। सभा के भीतर अथवा बाहर उन्हें कांग्रेस से कोई मतलब नहीं था। न किसी संयोगवश और न किसी भूल से ही वह कांग्रेस के पक्ष में थे। वास्तव में वह
केवल कांग्रेस के आलोचक नहीं थे बल्कि उसके विरोधी थे। वह सरकार के बहुत विश्वास पात्र मित्रों में से थे। वह अस्पृश्यों के पृथक निर्वाचन के पक्ष में खड़े हुए थे, जिसका कांग्रेस पूर्ण रूपेण विरोध करती थी। वर्ष 1932 के कठिन समय में दीवान बहादुर ने अचानक सरकार का साथ छोड़ने और कांग्रेस का पक्ष लेने का फैसला किया। ये संयुक्त निर्वाचन और मंदिर प्रवेश के विषय में कांग्रेस के समर्थक सिद्ध हुए। सार्वजनिक जीवन में ऐसा चरित्र मिलना मुश्किल है। उनका एक ही उद्देश्य था कि अपना उल्लू सीधा करना। दीवान बहादुर एकदम कट क्यों गए? उसका कारण ये था कि सरकार ने गोलमेज सम्मेलन में अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें नामजद नहीं किया था, बल्कि उनके स्थान पर दीवान बहादुर और आर श्रीनिवासन को नामजद किया गया था। लेकिन भारत सरकार के पास उन्हें नामजद न करने के पर्याप्त आधार थे। ये निश्चय किया गया था कि न तो साइमन कमीशन का सदस्य और न ही केंद्रीय सभा का सदस्य गोलमेज सम्मेलन का सदस्य हो सकता है। स्वर्गीय दीवान बहादुर केंद्रीय सभा के सदस्य थे, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। यह स्वाभाविक स्पष्टीकरण था। परंतु दम्भ से चूर दीवान बहादुर राजा उस बात को नहीं सह सके। जब मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल बना, जैसे ही उन्होंने देखा कि पूना पैक्ट किस प्रकार पैरों के तले कुचला जा रहा है, किस प्रकार उसके विरोधी मंत्री बन गए और किस प्रकार कांग्रेस कार्यकर्ता होते हुए भी उनकी उपेक्षा की गई थी, वह घोर पश्चाताप करने लगे। सत्य तो यह है कि वर्ष 1932 में कठिनाई के दिनों में दीवान बहादुर राजा ने कांग्रेस को जोरदार समर्थन दिया था। वह केवल कांग्रेस की भीड़ के साथ साथ दौड़ ही नहीं रहे थे, बल्कि अस्पृश्यता के विरुद्ध कानून बनाने का विरोध करने में कांग्रेस का साथ भी दे रहे थे। उन्होंने 2 विधेयक पेश करने का श्रेय भी लिया। उनका पहला विधेयक था अस्पृश्यता निवारण विधेयक और दूसरा विधेयक था दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक। सम्मानित साथियों, किस संदर्भ में बाबा साहब ने कहा कि कागज पर मिठाई लिखकर दे दी जाए और अस्पृश्य से कहा जाए कि इसका स्वाद लीजिए। दीवान बहादुर राजा कौन थे, उनका आपको परिचय देना है। सम्मानित साथियों, इन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। आज के अम्बेडकर संदेश को अब यहीं रोकने की दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।